हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। So by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European wars, in turn, manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aim. तो जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी था, उस समय जो नेशनलिज्म फीलिंग्स था वो एक आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स होके नहीं रहा था। मतलब पहले के लोग नेशनलिज्म को जितना स्प्रेड कर रहे थे, उनका जो आइडियल्स था कि अपने कंट्री को एक करें या फिर यूनाइटेड करें, तो वो फीलिंग्स जो कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में कहीं खो गया था। लोगों के दिमाग में या फिर उनके दिलों में एक दूसरे को लेके बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट फीलिंग्स क्रिएट हो चुका था। इनटॉलरेंट का मतलब होता है कोई भी एक दूसरे को दूसरे के लैंग्वेज या फिर उनके धर्म रिलीजन को लेके वो टॉलरेंट नहीं हो पाते हैं, उनको रेस्पेक्ट या सम्मान नहीं दे पाते हैं। वो चाहते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज के लोग या फिर अलग अलग रिलीजन के लोग वो अलग हो जाए, उनका खुद का कंट्री बने। तो उस समय जितने भी लोग थे वो हमेशा तैयार रहते थे युद्ध करने के लिए। तो जो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स थे वो भी छोटे छोटे कंट्री को मैनिपुलेटेड करते थे। उनको जो बिग यूरोपियन पावर्स थे वो छोटे छोटे कंट्री को मैनिपुलेट करके उनको अपने कंट्री के साथ मिलाने की कोशिश करते थे, ताकि उनका जो इम्पीरियलिस्ट एम है, उनके साम्राज्य को जो एक्सपांड करने का एम है वो पूरा हो सके। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising the modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. तो उस समय जो बहुत ज़्यादा सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन देखने को मिला था वो था बल्कन्स एरिया में, जो कि 1871 के बाद से देखने को मिला था। जो बल्कन रीजन्स था उसमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब उनका जो कंट्री है वो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को लेके बना था, जैसे कि वहाँ पे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, ऐसे बहुत सारे कंट्री के लोग एक साथ मिलके रहते थे। तो इन सभी कंट्री के जो लोग थे इनहेबिटेंट्स, उनको मिला के स्लाव्स बोलते थे। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. The spread of the idea of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made this region very explosive. तो बल्कन एरिया का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहता था। तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। मतलब जो बाल्कन रीजन में जितने भी कंट्री थे वो खुद का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। तो धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री ओटोमन एम्पायर से अलग होता चला। तो इसी जो फीलिंग्स था बाल्कन रीजन में भी टेंशन का मेन रीजन बना था। So although the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. तो ओटोमन एम्पायर खुद को जितना भी पावरफुल या फिर अपने कंट्री का जो भी स्ट्रेंथ है उसको जितना भी बढ़ाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो कि ओटोमन एम्पायर से एक के बाद एक अलग होते जा रहे थे और ख़ुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के हिसाब से डिक्लेयर कर रहे थे। द बल्कन पीपुल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन द नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। तो जो बाल्कन्स लोग थे वो भी चाहते थे कि उनका जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट बन जाए और ओटोमन एम्पायर से वो पूरी अलग हो जाए, या फिर उनका जो कंट्री है उन पे उनका पॉलिटिकल राइट्स रहे। जो लोग वहाँ पे रूल कर रहे हैं उनको वो खुद वोट दे के चूज करे, या फिर उनके कंट्री के ऊपर उनका पॉलिटिकल राइट्स ज़्यादा रहे। तो वो चाहते थे कि उनका भी कंट्री इंडिपेंडेंट बन जाए।
Hence, the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggles as attempt to win back their long lost independence. तो वो जो उनका जो पास्ट था वो ये समझते थे कि जो बाल्कन्स का रीजन था वो पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, लेकिन बाद में जो फॉरेन कंट्री आए वो लोग उसको उनके कंट्री के साथ मिला दिए थे। तो इसलिए वो उनके पास्ट का जो ग्लोरी है उसको फिर से रिक्रिएट करने के लिए वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं। As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others. तो बहुत सारे से स्लाविक नेशनलिस्ट जो कि बाल्कन एरिया में रहते थे वो अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए एक दूसरे के साथ वॉर करते थे, उनसे जेलस फील करते थे कि कोई एक कंट्री अगर इंडिपेंडेंट हो रहा होता है तो उनको देख के दूसरे कंट्री जेलस फील करते थे कि वो कंट्री ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया और खुद का एक पहचान बनाया, तो हम लोग क्यों नहीं बनाए। तो उनके अंदर का जो जेलस फीलिंग्स था वो ज़्यादा इंटेंस होने लगा था, एक दूसरे को लेके वो हमेशा मारपीट लड़ाई झगड़ा करते रहते थे अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। तो हर एक कंट्री ये चाहता था कि कैसे उनके कंट्री का जो टेरिटोरी है उसको एक्सपांड किया जाए, तो हमेशा वो दूसरे कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे या फिर उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। Matters were further complicated because the Balkans also became the scenes of big powers rivalry. During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military rights. तो यहाँ पे देखो जो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स होते हैं, जैसे कि जो बिग यूरोपियन कंट्री होते हैं, रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या फिर जो कोई भी कंट्री हो, वो बाल्कन रीजन को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बाल्कन्स का जो छोटे छोटे कंट्री है वो उनके कंट्री के साथ मिल जाए। तो उसी के साथ जो बाल्कन रीजन है वहाँ पे उनको बाल्कन रीजन का मिलिट्री पावर भी उनको मिल जाएगा, उनका जो नावल पावर है वो भी मिल जाएगा, या फिर जो ट्रेड हो, कॉलोनीज हो, सभी को उनको मिल जाएगा। These rivalries were very evident in the way the Balkan problems unfolded. Each power, like the Russia, Germany, England, and Austro-Hungarians, was keen on countering the hold of the other powers over the Balkans and extending its own control over the area. This led to a series of wars in this region and finally the First World War. तो जो बड़े बड़े कंट्री थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी, वो चाहते थे कि बाल्कन रीजन का जो बहुत सारी कंट्री है उनको कैसे करके वो अपने साथ मिला ले, ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाए या फिर उनका जो कंट्री का टेरिटोरी है वो और ज़्यादा एक्सपांड हो जाए, उनके हाथों में बहुत सारे मिलिट्री पावर, नेवल पावर, वो सभी उनके हाथों में आ जाए। तो इसके लिए बाल्कन रीजन को जीतने के लिए या फिर बाल्कन के जो कंट्री है उनको पाने के लिए बड़े बड़े कंट्री के बीच में फिर युद्ध होने लगा। तो यही वो रीजन था जो कि इसमें बहुत सारे ऐसे सीरीज ऑफ वॉर चलता रहा, जो कि लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो कन्वर्ट हुआ था। तो ये था बाल्कन रीजन का जो टेंशन उसके बारे में। उसके बाद देखो जो नेशनलिज्म और या फिर जो इम्पीरियलिज्म था, तो सबसे ज़्यादा डिजास्टर देखने को मिला था नेशनलिज्म में। जो इम्पीरियलिज्म का जो रिजल्ट निकला था वो था 1914 में। उस many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. तो उस समय बहुत सारे कंट्री जिसको कि यूरोपियन पावर ने अपने टेरिटोरी में उसको एनेक्स कर दिया था या फिर मिला दिया था, तो धीरे धीरे कंट्री लोग उसको अपोज करने लगे थे। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री था जो कि एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट शुरू किए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि जो यूरोपियन कंट्री है वो अपने साम्राज्यों को एक्सपांड करने के लिए दूसरे छोटे छोटे कंट्री को वो कॉलोनाइज करें या फिर उनके कंट्री के साथ वो मिला दें। तो उसको विरोध करके बहुत सारे कंट्री एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट शुरू किए थे अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट करने के लिए।